एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करें जो अपनी शक्ति के शिखर पर है, जिसका विस्तार एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हुआ है। सोने चांदी से लदे शहर, ताकतवर सेनाएं और एक ऐसा सुल्तान जिसका हुक्म ही कानून है। अब सोचिए कि वो साम्राज्य किसी बाहरी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि अपने ही दरबार में पल रहे जहर से धीरे धीरे ढह रहा है। ये बहमनी सल्तनत के आखिरी दिनों की कहानी है। और ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के पतन की नहीं है। आज हम शिवाजी महाराज के जन्म से कह सकते हैं लगभग 150 साल पहले के इतिहास में उतरेंगे। ये वो दौर है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही वो ज़मीन है जिस पर मराठा साम्राज्य का बीज अंकुरित हुआ। हम देखेंगे कि कैसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकत बहमनी सल्तनत टूटकर बिखरी और कैसे उसकी राख से 5 नई सल्तनतें पैदा हुईं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि इस पूरी उथल-पुथल ने, इस अराजकता ने मराठा शक्ति के उदय की नींव कैसे रखी। मतलब एक साम्राज्य का पतन दूसरे के उदय का कारण कैसे बना। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें वफादारी, धोखा, राजनीति और महत्वाकांक्षा सब कुछ शामिल है। तो चलिए इस दिलचस्प दौर की परतें खोलते हैं। तो 15वीं सदी के अंत में चलते हैं। बहमनी सल्तनत ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये दक्षिण की निर्विवाद महाशक्ति थी। गुलबर्गा और फिर बीदर से सुल्तानों ने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला था। हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, बाहर की इस चमक दमक के पीछे अंदर ही अंदर एक कैंसर पनप रहा था। एक ऐसी दुश्मनी जो पूरे साम्राज्य को खोखला कर रही थी। और वो दुश्मनी थी दखनी बनाम अफाकी की। इसे समझे बिना हम इस कहानी को समझ ही नहीं सकते। ये वो दरार थी जो इतनी गहरी हो गई कि पूरा साम्राज्य उसमें समा गया। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर हम इतिहास को हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि यहाँ असली लड़ाई मुस्लिम बनाम मुस्लिम थी, एक ही सल्तनत के दो गुटों के बीच। बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। दक्षिणी ये वो मुसलमान थे जो खुद को धरतीपुत्र मानते थे। इनमें से कई स्थानीय हिंदू आबादी से धर्म बदलकर बने थे या उन मुस्लिम परिवारों के वंशज थे जो सदियों पहले आकर यहीं बस गए थे। वे स्थानीय भाषा मराठी और कन्नड़ बोलते थे और यहाँ की संस्कृति से गहरे जुड़े हुए थे। तो वे खुद को इस मिट्टी का असली हकदार समझते थे। हाँ, और उनके सामने थे अफाकी। नाम से ही जाहिर है, विदेशी। हाँ, ये ईरान, तुर्की और मध्य एशिया से आए नए लोग थे। ये अक्सर ज्यादा पढ़े लिखे, कुशल प्रशासक और बेहतर सैनिक माने जाते थे। सुल्तान उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करना पसंद करते थे क्योंकि वे स्थानीय बुटबाजी से दूर थे और सीधे ताज के वफादार माने जाते थे। लेकिन सोचिए, इससे दखनियों के मन में क्या भावना पैदा हुई होगी। जाहिर है, गहरी ईर्ष्या, नफरत। उन्हें लगा होगा कि बाहर से आए लोग उनका हक छीन रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक होड़ नहीं रही होगी, ये तो एक सांस्कृतिक टकराव बन गया होगा, हम बनाम वो की लड़ाई। और ये लड़ाई अक्सर खूनी रंजिशों में बदल जाती थी। दरबार साजिशों का अड्डा बन गया था और इसी साजिश की आग ने 1481 में उस चिंगारी को हवा दी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। ये साल इस कहानी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और इस त्रासदी के केंद्र में है महमूद गवान। महमूद गवान, एक अफाकी, लेकिन वो कोई आम मंत्री नहीं थे। उन्हें तो भारतीय इतिहास के सबसे काबिल प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। एक विद्वान, एक शानदार जनरल और एक दूरदर्शी सुधारक। वही थे जो इस डूबते जहाज को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। वो समझ गए थे कि अगर साम्राज्य को बचाना है तो प्रांतीय गवर्नरों और स्थानीय अमीरों की बेलगाम ताकत पर लगाम लगानी होगी। दक्षिणी अमीरों ने इसे अपनी शक्ति पर सीधा हमला माना होगा। बिल्कुल। उन्होंने गवान के खिलाफ एक भयानक साजिश रची। यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है।
दखनी अमीरों ने एक जाली पत्र तैयार किया। उस पत्र में ऐसा दिखाया गया कि महमूद गवान बहमनी सल्तनत के दुश्मन उड़ीसा के राजा को सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं, और फिर उन्होंने सही मौके का इंतजार किया। और वो मौका उन्हें मिला जब सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय नशे में धुत था। एक जाली खत और एक नशे में धुत बादशाह, ये तो किसी त्रासदी की पटकथा जैसा लगता है। और ये त्रासदी ही थी। सुल्तान ने बिना सोचे समझे, बिना किसी जांच पड़ताल के अपने सबसे वफादार, सबसे काबिल और 78 साल के बुजुर्ग मंत्री की हत्या का आदेश दे दिया। ओहो। कहते हैं कि जब गवान को उनके अंत के बारे में बताया गया तो उन्होंने शांति से कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे शहादत का मौका दिया। एक नशे में धुत सुल्तान का एक फैसला और 150 साल पुराना साम्राज्य ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगा। ये इतिहास का एक क्रूर सबक है कि शिखर पर बैठे एक व्यक्ति की एक गलती की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। उस तलवार के गिरते ही बहमनी साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने वाला गोंद हमेशा के लिए घुल गया। जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह दुख और अपराध बोध में डूब गया। कहते हैं कि वह रात दिन चिल्लाता था, भगवान ने मेरा क्या बिगाड़ा था। 1 साल के भीतर शराब और गम से उसकी भी मौत हो गई। और उसके बाद बहमनी राजघराना सिर्फ नाम का रह गया। असली ताकतवर तो अमीर बन गए और सुल्तान उनके हाथ की कठपुतली। बिल्कुल। तो महमूद गवान की हत्या के साथ ही केंद्र कमजोर हो गया, और जब केंद्र कमजोर होता है तो प्रांतों के गवर्नर अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं। यही हुआ। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। 1490 और 1512 के बीच शक्तिशाली प्रांतीय गवर्नरों ने एक एक करके अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, और इसी बिखराव से 5 दक्कन सल्तनतों का जन्म हुआ। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन इस्लामी राज्यों की जड़ें जैसा कि हम सोचते हैं वैसी नहीं थीं। इनकी जड़ें काफी हद तक इसी दक्कन की मिट्टी में थी। हाँ, ये उत्तर भारत के तुर्की अफगान शासन से बहुत अलग था। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं, क्योंकि ये मराठा कहानी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले अहमदनगर की निजामशाही 1490 में मलिक अहमद द्वारा स्थापित। ठीक है, मलिक अहमद। लेकिन उनकी पहचान में क्या खास है? खास ये है कि मलिक अहमद निजामुल मुल्क बहरी का बेटा था। और निजामुल मुल्क कौन था? वो पठरी के कुलकर्णी परिवार का एक मराठी ब्राह्मण था जिसने इस्लाम अपना लिया था। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि अहमदनगर सल्तनत, जो बाद में मराठों के लिए इतनी महत्वपूर्ण बनी, उसके संस्थापक की जड़ें एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थी? कमाल है, ये तो इतिहास की किताबों में पढ़ाया नहीं जाता। यही तो दक्कन के इतिहास की खासियत है। इसका मतलब है कि निजाम शाही वंश के पहले दिन से ही मराठा गढ़ से गहरे स्थानीय, जातीय और प्रशासनिक संबंध थे। उनकी जड़ें इसी मिट्टी में थीं। अब सोचिए दूसरा राज्य बरार की इमाद शाही। अच्छा। इसके संस्थापक फतुल्ला इमादुल मुल्क थे, और वो भी मूल रूप से कन्नड़ ब्राह्मण थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। गजब है। मतलब दक्कन की 5 में से 2 प्रमुख सल्तनतों के संस्थापक हिंदू ब्राह्मण मूल के थे। लेकिन क्या इससे जमीन पर कोई फर्क पड़ता था? मतलब क्या ये सल्तनतें अपने हिंदू मूल की वजह से बाकी हिंदू आबादी के प्रति ज्यादा नरम थीं, या सत्ता में आने के बाद ये भी बाकी सल्तनतों जैसी ही हो गईं? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, उनकी नीतियां पूरी तरह से धर्म से नहीं बल्कि राजनीति और जरूरत से तय होती थीं। लेकिन उनकी जड़ों का एक बहुत बड़ा फायदा था। वे स्थानीय सामाजिक संरचनाओं को, जमीन के ताने बाने को, राजस्व प्रणाली को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्हें राज करने के लिए बाहर से प्रशासक लाने की जरूरत नहीं थी। वे जानते थे कि सत्ता कैसे काम करती है। और बाकी 3 सल्तनतें, उनकी क्या कहानी थी? बीजापुर की आदिल शाही, जिसकी स्थापना 1490 में यूसुफ आदिल शाह ने की, जो एक अफाकी अमीर था। यह सल्तनत आगे चलकर शिवाजी महाराज की मुख्य कानूनी संप्रभु और सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। फिर थी बीदर की बरीद शाही, जिसे कासिम बरीद ने स्थापित किया,
जो एक तुर्की जॉर्जियाई गुलाम था, और आखिर में 1512 में गोलकुंडा की कुतुब शाही, जिसके संस्थापक एक ईरानी अमीर थे। यह राज्य दुनिया की सबसे अमीर हीरे की खदानों पर बैठा था। जिसने दक्कन में होने वाले अनगिनत युद्धों के लिए पैसा मुहैया कराया। बिल्कुल। तो एक विशाल साम्राज्य टूटकर 5 छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया, जिनकी जड़ें बहुत हद तक स्थानीय थीं। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। इस पूरी उथल-पुथल में मराठा कहाँ फिट होते हैं? वैसे फिट नहीं होते, वे इस नई व्यवस्था की रीढ़ बन रहे थे। बहमनी सल्तनत के पतन के बाद के ये 1500 साल मराठों के लिए एक तरह की अप्रेंटिसशिप या शागिर्दी थे। ये एक लंबी धीमी प्रक्रिया थी, एक तरह की ऑन द जॉब ट्रेनिंग। शागिर्दी या अप्रेंटिसशिप, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मराठा शक्ति अचानक से उभरी, लेकिन आप कह रही हैं कि ये एक ट्रेनिंग थी जो अनजाने में यही सल्तनतें उन्हें दे रही थीं। बिल्कुल। सोचिए, ये पांचों सल्तनतें लगातार एक दूसरे से लड़ रही थीं। कभी विजयनगर साम्राज्य से तो कभी आपस में ही। युद्ध के लिए उन्हें क्या चाहिए? बेहतरीन घुड़सवार सेना। और दक्कन की सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना किसके पास थी? मराठा सरदारों के पास। तो सल्तनतों को उनकी जरूरत थी। उन्हें मराठों की सख्त जरूरत थी। इसलिए इन सल्तनतों ने मराठा सज्जनों जैसे फलटन के निम्बालकर, घाटगे, जावली के मोरे और सिंधखेड़ के जादव को अपनी ओर मिलाना शुरू किया। उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी गईं, किलों का नियंत्रण दिया गया और सेना में ऊंचे पद दिए गए। तो मराठा सरदार अब सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे शक्तिशाली सामंत बन रहे थे। सही कहा। तो सैन्य शक्ति मराठा सरदारों के हाथ में आ रही थी। और प्रशासन का क्या? राज्य तो सिर्फ तलवार से नहीं चलता। वहां भी यही कहानी थी। ताज भले ही सुल्तानों के पास था, लेकिन जमीन के राजस्व का प्रबंधन, असली प्रशासनिक काम देशपांडे और कुलकर्णी यानी ब्राह्मण प्रशासक ही कर रहे थे। वो जानते थे कि किस गांव से कितना राजस्व आएगा, जमीन का हिसाब किताब कैसे रखना है। तो मतलब सल्तनतों के पास ताज था, लेकिन राज्य की चाबियां, किले की चाबियां और खजाने की चाबियां धीरे धीरे मराठों के हाथ में आ रही थीं। आपने बिल्कुल सही समझा। शिवाजी के जन्म के समय तक मराठा लोगों के पास उच्च स्तरीय सैन्य कमान, किला प्रबंधन और शाही नौकरशाही का 150 वर्षों का अनुभव था। वे इस्लामी राजाओं की सेवा जरूर कर रहे थे, लेकिन वे सत्ता चलाना सीख रहे थे। वे एक राष्ट्र थे जो तैयार हो रहा था। यहाँ एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। 300 साल का मुस्लिम शासन था, पहले बहमनी और फिर इन सल्तनतों का। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि इस पूरे इलाके की संस्कृति, भाषा, सब कुछ फारसीकृत हो गया होगा, जैसा कि उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के साथ हुआ? नहीं, और यही दक्कन की एक और खासियत है। दक्कन कभी भी उत्तर भारत की तरह पूरी तरह से फारसीकृत नहीं हुआ। यहाँ की संस्कृति ने अपनी अलग पहचान बनाई रखी। ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, भक्ति आंदोलन। इसी दौर में संत एकनाथ और तुकाराम जैसे संत किसी दरबारी भाषा, फारसी या संस्कृत में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा मराठी में उपदेश दे रहे थे। अच्छा। उन्होंने ईश्वर को आम आदमी के करीब ला दिया। उनके अभंग एक आम किसान भी गाता था और एक बड़ा मराठा सरदार भी। तो ये आंदोलन एक तरह से समाज को भाषा और भावना के स्तर पर जोड़ रहा था। हाँ, ये एक भाषाई और आध्यात्मिक पुल बना रहा था। और दूसरा कारण ये था कि खुद सल्तनतें भी ज़मीनी हकीकत को समझती थीं। उन्होंने अपनी निचली अदालतों और सबसे ज़रूरी राजस्व रिकॉर्ड में मराठी का ही इस्तेमाल किया। इस दक्कनी संस्कृति ने एक अनूठा मिश्रण बनाया, एक साझा जमीन तैयार की। और इसी साझा जमीन ने शिवाजी महाराज को अंततः स्थानीय हिंदू अभिजात वर्ग और यहाँ तक कि कुछ स्थानीय मुस्लिम अधिकारियों को भी अपने साथ जोड़ने में मदद की। तो 16वीं सदी के अंत तक दक्कन का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। एक बड़ा साम्राज्य खत्म हो चुका था और उसकी जगह 5 सल्तनतें थीं जो लगातार आपस में लड़ रही थीं, और इन्हीं लड़ाइयों में मराठे ताकतवर हो रहे थे। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। उत्तर से एक नया भयानक साया उभर रहा था। मुगल साम्राज्य
अकबर महान ने खानदेश के बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी नज़र दक्कन की दौलत पर थी। दक्कन की सल्तनतें उसके लिए अगला शिकार थीं। अब इन पांचों राज्यों की दुविधा देखिए। जिन्होंने एक सदी एक दूसरे से लड़ने में बिताई थी, वे अब अपनी अंदरूनी लड़ाइयों और एक विशाल बाहरी आक्रमण के बीच फंस गए थे। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति थी। और यही वो भू-राजनीतिक कोलाहल था, यही वो अराजकता का माहौल था जिसमें शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले एक किंग मेकर के रूप में उभरेंगे। वे कभी अहमदनगर के निजाम के लिए लड़ेंगे, तो कभी बीजापुर के आदिल शाह के लिए। वे इस बिखरी हुई शक्ति का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। तो ये अराजकता ही मराठों के उदय के लिए सबसे उपजाऊ जमीन साबित हुई। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, तो बहमनी सल्तनत का पतन सिर्फ एक अंत नहीं था। ये एक हिंसक, अराजक, लेकिन एक नई शक्ति के लिए एक रचनात्मक शुरुआत थी। उसने अनजाने में उन्हीं लोगों, मराठों को प्रशिक्षित और सशक्त किया जो अंततः उसके उत्तराधिकारियों को चुनौती देंगे और एक नए साम्राज्य की नींव रखेंगे। बिल्कुल। आज हमने बहमनी साम्राज्य की भव्यता से लेकर दक्षिणी और अफाकी की अंदरूनी दुश्मनी के जहर तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे एक नशे में धुत सुल्तान के एक फैसले ने इतिहास की धारा बदल दी और कैसे उन 5 नई सल्तनतों का उदय हुआ जिनकी जड़ें आश्चर्यजनक रूप से स्थानीय थीं। और सबसे जरूरी, हमने ये समझा कि कैसे इसी उथल-पुथल ने मराठों को सत्ता का वो पाठ पढ़ाया जो किसी किताब में नहीं मिलता। और ये हमें आज के लिए एक अंतिम विचार पर छोड़ देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, हम अक्सर इस दौर को एक सरल हिंदू मुस्लिम संघर्ष की कहानी के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम ये जानते हैं कि दक्कन की 2 प्रमुख सल्तनतों अहमदनगर और बरार के संस्थापक स्वयं हिंदू ब्राह्मण मूल के थे, तो ये पारंपरिक कहानी कैसे बदल जाती है। ये 16वीं सदी के भारत में पहचान, शक्ति और महत्वाकांक्षा के बारे में क्या कहता है? क्या तब लोगों के लिए धर्म ही सबसे बड़ी पहचान थी, या फिर सत्ता का खेल उससे कहीं ज्यादा जटिल था?